नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान हम प्राचीन भारतीय इतिहासों के स्रोतों के बारे में जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के तहत हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ रहे हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण के तहत हम यूनानी जो विदेशी यात्री है, यूनानी लेखक है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले की क्लास में हमने कुछ जो यूनानी लेखकों के बारे में पढ़ा और आज जो अंतिम बचे हुए यूनानी लेखक और जो विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने जो अपनी पुस्तक और ग्रंथों के माध्यम से भारत के बारे में जो भी जानकारी दी है, जिनके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो कल की क्लास, पीछे की क्लास की बात करूंगा, जिसमें जो पूजा प्रजापति के द्वारा एक जो क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने पूछा और वो बहुत ही अच्छी बात है। जो अध्ययन के प्रति आपने जो रुचि दिखाई है पूजा प्रजापति ने और इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, इससे क्या है कि जो चीज़ें स्थायी होती है और टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट बराबर जो इसमें रुचि प्रकट करते हैं और जिज्ञासा और उत्सुकता रखते हैं। तो पूजा प्रजापति को मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया। तो उनका कल का क्वेश्चन था कि सर बोले जो ये इंडिका पुस्तक है उसकी रचना तो बोले हमने मेगस्थनीज के बारे में सुनी है, आपकी बात सही है, लेकिन इंडिका पुस्तक जो इसके 3 लेखक हैं, ये इंडिका पुस्तक है 3 लेखकों के द्वारा लिखी गई है और जो मूल रूप से देखा जाए जो अत्यधिक जो प्रसिद्ध है, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका है। हालांकि ये तीनों जो इंडिका हैं जो मूल रूप में जो अपने अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसमें इंडिका के जो कल की क्लास में मैंने आपको लेखक बताया था कटेशियस, इनके द्वारा भी इंडिका पुस्तक लिखी गई थी और एरियन ने इनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी और साथ में एक जो सिकंदर का आक्रमण है ये पुस्तक भी लिखी जाती है। तो उसके पश्चात मेगस्थनीज के द्वारा भी इंडिका पुस्तक लिखी जाती है। तो विद्यार्थियों, हम पूजा प्रजापति द्वारा पूछे गए डाउट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिका के मैंने 3 लेखक। अब बात आती है कि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पुटअप होके आता है तो उसका आंसर क्या होता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में अगर पूछा जाए आपको कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तीनों विकल्प आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। या तो इनमें से कोई एक विकल्प मिलेगा, कटेशियस से मिल गया तो बाकी 3 अलग मिलेंगे, और एरियन मिलता है तो बाकी 3 अलग मिलेंगे, और मेगस्थनीज मिलता है तो बाकी 3 अलग मिलते हैं। अगर ये तीनों आपको इनमें से 2 सेम मिल जाते हैं तो इनमें से चाहे आप एरियन करके आओ चाहे मेगस्थनीज करके आओ, आपका क्वेश्चन उनको सही मानना पड़ेगा। और कई बार आपने देखा नहीं, कई क्वेश्चनों पे विवाद होता है जिसके तहत आरपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, वही स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो मूल रूप से देखा जाए सबसे प्रसिद्ध इंडिका जो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, तो अगर आपको मेगस्थनीज कहीं भी दिखाई दे प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर तो सबसे पहले आपको मेगस्थनीज ही करना होगा। और कटेशियस और एरियन ये आपको विकल्प में नहीं मिलते। अगर ये मिलते हैं तो अगर मेगस्थनीज आपको सबसे पहले दिखाई दे तो ये करना है। उसके पश्चात अगर कोई दूसरे मिलते हैं तो कटेशियस आप उनमें से कर सकते हो, एरियन भी उनमें से कर देते हो। और ये जो इसी तरह का विवादास्पद क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, मूल रूप से आप मेगस्थनीज को ध्यान में रखिए। तो अब बात करते हैं मेगस्थनीज की इंडिका बुक के बारे में। मेगस्थनीज कौन था और कब भारत आया और इसने भारत के बारे में क्या वर्णन किया। तो मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज भारत में 14 वर्षों तक रहा है, बहुत ही लंबे समय तक रहा है मेगस्थनीज। और जो सेल्यूकस है, जो अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, सिकंदर का एक सेनापति था, जो प्रांतीय शासक, जो सिकंदर ने जिन जिन क्षेत्रों पे अपना अधिकार किया था उन क्षेत्रों में से एक प्रांत का ये सूबेदार और शासक रहता है, जो सिकंदर की मृत्यु होने के पश्चात। तो इसी समय क्या सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया जाता है
तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस को पराजित कर दिया जाता है और इनके मध्य सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो संधि हो जाती है, जो मौर्य काल के दौरान भी हम पढ़ेंगे। और सेल्यूकस द्वारा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, सेल्यूकस की पुत्री होती है एक हेलेना, उसका विवाह कर दिया जाता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी इसे जाना जाता है। ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य जो विवाह हुआ था वह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और इसको जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो काबुल, हेरात, जो इसके कई जो 4 प्रांत है वो क्षेत्र भी इसके द्वारा दिया जाता है। तो ये चंद्र जो मेगस्थनीज है और उसी समय जो राजदूत के रूप में मेगस्थनीज है, जो अम्बेसडर जिसे कहते हैं, वर्तमान समय में भी देख लो आप, कई देशों में भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं अम्बेसडर। तो उसी तरह जो सेल्यूकस का अम्बेसडर ये होता है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और उसी दौरान जो भारत के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक जानकारियाँ इसके द्वारा जो दी जाती है और अपनी पुस्तक इंडिका में उसका वर्णन किया जाता है कि उस समय के भारत की क्या क्या स्थितियाँ थी। तो अब इसकी जो पुस्तक है जो मूल रूप में हमें नहीं मिलती है, जो इसके द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई थी वो पुस्तक अपने ओरिजिनल रूप में हमें नहीं मिलती है। अगर बात की जाए तो उसी समय लिखी गई जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री रहते हैं, जो चाणक्य, विष्णुगुप्त, विष्णुवर्धन जिनका नाम रहता है, उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा जाता है वो आज भी जो मूल रूप में हमें मिलता है। और जो सामशास्त्री हैं मद्रास के, उनके द्वारा जो मद्रास संग्रहालय में भेंट की हुई प्रतिलिपि ओरिजिनल रूप में मिलती है। लेकिन ये इसकी जो स्ट्रेबो, प्लिनी और प्लूटार्क, जस्टिस, ये जो बाकी के जो इतिहासकार होते हैं या यूनानी लेखक होते हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक की बातों का विवरण या उद्धरण, जिक्र इसके जो किया जाता है। तो ये था मेगस्थनीज। इसके पश्चात हम लेते हैं डिमेकस, जिसे आप डाइमेकस भी कह सकते हैं। और ये कब आता है? जो बिंदुसार है, ये मैंने आपको यहाँ नहीं बताया। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो कब से कब तक शासन किया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व, अब ईस्वी पूर्व के फ़र्क को और ईस्वी सन के फ़र्क को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ईस्वी पूर्व यानी जो ईसा मसीह के जन्म से जो अभी ईस्वी सन चल रहा है, जो पहला वर्ष स्टार्ट हुआ था, उससे पहले की बातें जो घटते हुए क्रम में आती है, तो उसके दौरान ये तो आज से इस समय की बात की जाए लगभग तो 2000 अभी चल रही है 20 और 320 उसमें जोड़ते हैं तो 2342 समथिंग, मतलब 2342 सालों पहले की बात है। और ये घटते हुए क्रम में फिर जो 298 ईस्वी, भाई ये घटते हुए क्रम में जो एक है उसके में जो पीछे से जो आएंगे वो घटते हुए क्रम में आएंगे और 1 ईस्वी सन तक वो समय काल पहुंच जाता है। और ये ईस्वी पूर्व की घटना थी। तो बात करते हैं डिमेकस और डाइमेकस की। जो सीरिया का शासक, सीरिया जो वर्तमान समय में सीरिया है, यहाँ पे पहले अरब शासक जो मुस्लिम शासनकारी नहीं थे, यहाँ पे यूनानियों का शासन था। उन्हीं में से जो यूनानी शासक था एंटियोकस, सीरिया का यूनानी शासक था एंटियोकस। इसका राजदूत अम्बेसडर है जो बिंदुसार के दरबार में आता है। और बिंदुसार के दरबार में आने के पश्चात इसके द्वारा भी अपनी कई पुस्तकों में इसका विवरण दिया जाता है, भारत की स्थितियों के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं एक यूनानी लेखक स्ट्रेबो, जिसके द्वारा जो एक जियोग्राफी पुस्तक लिखी गई, भूगोल नाम की पुस्तक लिखी गई। और ये मैंने दोनों लेखकों का, दोनों विद्वानों का नाम यहाँ पास में यूँ लिखा है, जो कल वाले क्वेश्चन की तरह विद्यार्थियों को जो अगर किसी तरह की शंका, डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर करने के लिए टोलमी द्वारा ये सेम पुस्तक लिखी गई है। मतलब एक नाम की पुस्तकें कई लेखकों के द्वारा लिखी जाती थी और लिखी गई है। तो अब स्ट्रेबो द्वारा जो भूगोल पुस्तक लिखी गई उसके बारे में कहते हैं, स्ट्रेबो का जो इतिहासकार था वो आलोचनात्मक इतिहासकार था। और स्ट्रेबो ने कई देशों की यात्राएं की, कई देशों की यात्रा करने के पश्चात और उसने कई पुस्तकों का अध्ययन भी किया। उसके आधार पर उसने भारत के भूगोल के बारे में वर्णन किया और भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ उसकी पुस्तक है स्ट्रेबो की जो भूगोल, उससे हमें अच्छी खासी जानकारी मिलती है। और उसी द्वारा जो टॉलमी है, ये भी एक यूनानी लेखक है, इनके द्वारा जियोग्राफी पुस्तक लिखी जाती है और इससे भारत के भूगोल के बारे में अत्यधिक जानकारी मिलती है। और लगभग 150 ईस्वी, यानी जब ईस्वी सन शुरू हो जाता है तब से बात है,
आज के समय की बात करें तो आप देख सकते हो 150 ईस्वी की बात है, और 150 ईस्वी यहाँ से घटाओगे तो लगभग कितने साल पीछे चले जाओगे, 1850 समथिंग ईस्वी की बात है ये। तो 1850 वर्षों पहले की बात है। तो ईस्वी सन के बारे में एक क्लास हम आपको स्पेशली बताएंगे, जो ईस्वी सन आफ्टर डोमिन, जो बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, ईस्वी पूर्व क्या होता है, ईस्वी और कौन कौन से संवत है, उसके बारे में एक दिन आपको विस्तृत रूप से हम बताएंगे। तो इसके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई थी, इसमें इसके द्वारा क्या किया, भारत का नक्शा मैप बनाया गया, और वो नक्शा आज टोलमी के हाथों से बना हुआ नक्शा वर्तमान समय में भी मौजूद है। तो इनकी पुस्तक से हमें जियोग्राफी, जो भारत की भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक बात करते हैं प्लिनी की। प्लिनी द्वारा जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई है, प्राकृतिक इतिहास जिसे हिंदी में कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री, इंग्लिश में अगर प्रतियोगिता परीक्षा में देखो तो नेचुरल हिस्ट्री आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका मतलब भी आप यही कहोगे इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, तो आप यही आंसर दोगे, नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना प्लिनी द्वारा की गई। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी है। प्लिनी द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई, तो नेचुरल हिस्ट्री। प्राकृतिक इतिहास भी अगर मिले तो ये भी सही होगा। ये प्रतियोगिता परीक्षा दृष्टि से आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ, इसमें आप जो आपके मित्र हैं, जो परिवारजन हैं, उनको भी आप ये क्लास वीडियो शेयर कर सकते हो, और उनके ताकि उनकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो और उनके लिए सहायक सिद्ध हो। और अपने YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी करें, साथ साथ में देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करें अगर आपको अच्छा लगे तो। तो अब बात करते हैं प्लिनी की। तो प्लिनी तो इटली का निवासी था। प्लिनी की बात करें तो इटली का निवासी था। इसके द्वारा क्या किया गया, जो भारत के बारे में वर्णन दिया गया अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का में, और ये 75 एडी का मतलब होगा ईस्वी सन के दौरान इसकी रचना की जाती है। और इस पुस्तक में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, प्लिनी द्वारा भारत में जो वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में, और खनिज वगैरह क्या क्या खनिज हैं यहाँ से उनके बारे में, और पशुओं की जो जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री का से। और प्लिनी इटली का निवासी था, और भारत और रोम इटली का पुराना नाम रोम है, रोम के नाम से भी पहचानते इटली को। तो रोम और भारत के मध्य जो व्यापार होता था, उस व्यापार के तहत रोम से जितना सोना भारत आता था उसके प्रति प्लिनी के द्वारा दुख प्रकट किया जाता है कि रोम का पूरा सोना भारत में जाकर ज़मीन में गड़ जाता है और वहाँ से वो वापस नहीं आता है। तो इसके द्वारा दुख प्रकट किया जाता है और रोम व्यापार की जानकारी हमें दी जाती है। अब पेट्रोक्लिज है जो यूनानी लेखक, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा भी एक बुक लिखी जाती है, पूर्वी देशों का भूगोल। इसके तहत भारत की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसके बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें भारत का भी वर्णन इसके द्वारा किया जाता है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब मैंने लेखक का नाम लिखा अज्ञात, तो आप सोचोगे ये अज्ञात ही कोई लेखक हो। अज्ञात का मतलब ये अननोन पर्सन, जिसका किसी को पता नहीं कि इस पुस्तक की रचना किसने की, मतलब किसी को ज्ञात नहीं है, वो अज्ञात। इसका अनजान व्यक्ति द्वारा रचना की जाती है और उसका नाम अभी किसी को पता नहीं। अगर इसका रचना काल देखा जाए तो लगभग 80 ईस्वी से लेकर 115 ईस्वी तक माना जाता है। अब इसमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, जो लाल सागर से भारत की यात्रा के बारे में इसमें विवरण किया जाता है। भारतीय बंदरगाहों का जिक्र इसमें किया जाता है इस लेखक के द्वारा। और इसमें जो ये बात भी बताई जाती है, जो भारतीय इसमें ये बताया जाता है, रोम और ग्रीक के जो नाविक होते हैं उनके द्वारा मानसूनी हवाओं का पता लगा लिया जाता है। तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि मानसूनी हवा चलती है। उनके साथ साथ तो उनके जहाज भारत की तरफ आते हैं, जो मानसून उस समय का पता लगाता है कि मानसूनी हवाएं कौन से समय में किस तरफ कौन सी दिशाओं में चलती है, उसके तहत उनके जहाज आते हैं और वो वापस लौटती है उन हवाओं के साथ ही जो उनके जहाज चले जाते हैं। तो व्यापार में अत्यधिक सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और लाल सागर की बात करें तो लाल सागर जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप और इधर एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में जो ये संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ जो दुबई का क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र है और जो भूमध्य सागर से जुड़ता है
उस क्षेत्र से यहाँ की जो यात्रा की जाती है। और पेरिप्लस यानी नाविक विवरण है, एक तरीके से नेविगेशन जो मार्गों का विवरण है, उसके तहत भारतीय बंदरगाहों के बारे में अच्छी खासी हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं डायनोसियस एक राजदूत था, और ये भी जो सम्राट अशोक के समय में मौर्य शासक रहते हैं, जो 273 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक रहते हैं, घटते हुए क्रम में आप समझते होंगे। तो ये मिस्र का शासक यूनानी शासक ही था, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस उनके राजदूत एम्बेसडर थे, भारत आए थे इनके दरबार में, और इनके विवरण से भी हमें भारत के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि जो यूनानी लेखक है, यूनानी यात्री हैं जो भारत आए, यूनानी यानी यूरोप महाद्वीप के लोग, उनके द्वारा भारत का जो विवरण पीछे किया गया है, उससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। अब आगे की क्लास में हम जो चीनी लेखकों, तिब्बती लेखकों और अरबी लेखकों के बारे में पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और आपका बेहतर स्वागत किया जाएगा। आप क्वेश्चन पूछोगे, अध्ययन में रुचि रखोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा, और इनको आप नोट डाउन कर लीजिए सही सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। और जो राइटर है, राइटर के आगे उनकी बुक का नाम, राइटर के आगे उनकी बुक का नाम, ये नोट्स आप सिस्टमेटिक ढंग से बनाइए। जब आपकी कॉलेज नियमित रूप से लगेगी, उसी समय कोई स्टूडेंट मुझे अपने नोट्स दिखाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।